तो बच्चों, आज के लेक्चर में भी हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें दिखाया गया है कि दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ठीक है, वो दो अलग अलग समतल पर हैं, एक 30 डिग्री पर है, एक 45 डिग्री पर है। ब्लॉक ए का वजन 50 न्यूटन है। तो बोला गया है कि ब्लॉक बी का कितना वजन होना चाहिए कि ब्लॉक ए नीचे की ओर ना फिसले। ठीक है, तो चित्र में दिखाया गया ब्लॉक बी का न्यूनतम भार ज्ञात कीजिए ताकि ब्लॉक ए नीचे की ओर ना फिसले। घर्षण गुणांक म्यू का मान 0.25 मानिए। ठीक है, तो इस ब्लॉक बी का वजन कितना हो कि ब्लॉक ए नीचे की ओर ना फिसले। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक ए का वजन 50 न्यूटन है। ब्लॉक ए की एक अभिलंब प्रतिक्रिया मान लो 90 डिग्री प्लेन से R1। ठीक, उसके बाद अगर इसे आप नीचे की ओर ले जाओ ऐसे करके लाइन को, ठीक है, तो ये कंपोनेंट, ये एंगल बनेगा, जो प्लेन का एंगल होगा वही सेम एंगल बन जाएगा। ये कितना बनेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक, तो ये 30 डिग्री एंगल बना। 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री है। ठीक, जो एंगल ये होता है वो सेम एंगल ये होता है। तो ये कंपोनेंट एंगल का इस्तेमाल करता हुआ ये कंपोनेंट बनेगा 50 cos 30। ठीक है, ऐसे ही फिर एक कॉस, और जब एंगल से दूर जाओगे तो ये कंपोनेंट बनेगा इसका 50 sin 30। जब वियोजन करोगे, ठीक है, इस बल का 50 न्यूटन का, तो 50 cos 30 और 50 sin 30। ठीक, उसके बाद अब इस ब्लॉक का वजन आप मान लो उससे, इसका वजन है W। ठीक है, W इसका भार है। ठीक, और रिएक्शन मान लो इसकी आप R2 कुछ भी मान सकते हो, मैंने R2 मानी। ठीक, उसके बाद ऐसे ही इस लाइन को अगर आप नीचे तक ऐसे ले जाओ, ठीक है, तो ये एंगल वही एंगल होगा जो एंगल इसके प्लेन का था बॉडी के। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल का इस्तेमाल करते हुए अगर इधर आओगे आप तो ये कंपोनेंट बनेगा W cos 45। ठीक है, और एंगल से दूर जाओगे तो इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा W sin 45। ठीक है, उसके बाद ये एक धागे से बनी हुई है, स्ट्रिंग से बनी हुई है, डोरी बनी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ तनाव होगा। तो हमने मान लिया तनाव इसमें है T। अब देखो भाई, ये तनाव की डायरेक्शन ये इसलिए मानी कि तनाव टेंसाइल वो खिंचाव बल, उसकी डायरेक्शन जो होती है बाहर निकलती हुई फोर्स होती है, कंप्रेसिव फोर्स अंदर आती हुई फोर्स होती है। तो इसके लिए इस बॉडी के लिए बाहर निकलती फोर्स ये है। ठीक, इस धागे पे बाहर निकलती फोर्स ये है। ऐसे ही इस बॉडी के हिसाब से देखो, अगर स्कर्ट में देखो तो बाहर निकलती फोर्स ये हो जाती है। ठीक, अगर उल्टी डायरेक्शन बनाते तो वो कंप्रेसिव हो जाती है, संपीड़न बल। ठीक, तो तनाव आ गया टी। उसके बाद जो मेन बात है, पॉइंट है कि हमें घर्षण बल की डायरेक्शन क्या लेनी है। इसमें घर्षण बल की डायरेक्शन क्या लेनी है, तो इस देखो घर्षण गुणांक दोनों प्लेनों के लिए सेम है म्यू। ठीक है, दोनों ब्लॉक के लिए, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के लिए सेम है म्यू। ठीक, तो इसकी घर्षण बल जो होगा ब्लॉक ए के लिए वो होगा म्यू R1 और ब्लॉक बी के लिए होगा म्यू R2। ठीक, अब देखो, जब भी आपसे सवाल में कभी भी किसी भी तरीके का सवाल है, उसमें बोला जाए संतुलन बनाने के लिए किसी पिंड का किसी समतल पे एक वाय बल लगा रहे हैं, या फिर पिंड नीचे की ओर ना फिसले इतना हम वाय बल लगा दें। ठीक है, मतलब तरीके से इक्विलिब्रियम बना दें, वो नीचे की ओर फिसले ना। तो हमेशा याद रखना आपको, जब भी बॉडी जो होगी वो नीचे फिसलने की कगार पर होती है, बस हम उसे रोके हुए हैं। ठीक है, जब नीचे फिसलने की कगार पर होगी तो हमेशा घर्षण बल अपोजिट लगता है। तो ये हो गया म्यू R1। ठीक, ठीक, अगर ये बोला जाता कि इसका वजन इतना ज़्यादा हो कि ये ऊपर खींचते हुए ले जाए इस बॉडी को, ब्लॉक बी का वजन इतना ज़्यादा हो कि ब्लॉक ए को ऊपर चढ़ाता हुआ ले जाए, तो ये डायरेक्शन ऐसी ना हो कि जस्ट विपरीत होती नीचे के लिए। ठीक है, ये अभी ऊपर के लिए लग रही है, ये नीचे के लिए होती। ऐसे ही अब इधर देखो, अब जब ये नीचे फिसलने की कगार पे होगा तो ये ऊपर चढ़ने की कगार पे होगा। ये रोका हुआ है ऐसे ही, हम मान रहे हैं कि हमने इतना वजन W माना है कि जिसे रोक दे, लेकिन कगार पे तो यही है ना, अगर ये नीचे फिसलने की कगार पे है तो ये ऊपर चढ़ने की कगार पे होगा। तो ये ऊपर अगर चढ़ना चाहेगा तो इसका घर्षण बल नीचे की ओर लगेगा, म्यू R2। ठीक है, ठीक, हमने वेट माना है W जो इसे रोक दे, लेकिन रोका हुआ है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि ये फिसलने की कगार पे होगा। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा बोला गया होता कि ब्लॉक बी का वेट इतना ज़्यादा है, इतना वजन रखो ब्लॉक बी का कि ये नीचे की, ये सॉरी ब्लॉक बी का वजन इतना ज़्यादा रखो कि ब्लॉक ए को वो ऊपर की ओर
खींचता हुआ चला जाए, तो ये डायरेक्शन दोनों विपरीत हो जाती है। ये बॉडी नीचे का मोशन मानते हैं, ये भी अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन, इसका ऊपर का मोशन मानते हैं, ये भी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब बस हमें सॉल्व करना है। पहले ब्लॉक ए का संतुलन मान लो, फिर ब्लॉक बी का संतुलन मान लो और सॉल्व कर लो। सबसे पहले ब्लॉक ए के संतुलन के लिए जब एग्ज़ाम में सॉल्व करना तो इसमें थोड़ा सा ये भी लिख लेना कि टी टेंशन माना है हमने और ब्लॉक बी का वेट डब्ल्यू माना है। ठीक है, R2 इस पर रिएक्शन मानी है, R1 इस पर रिएक्शन मानी है, प्रतिक्रिया। ठीक, उसके बाद ब्लॉक ए के संतुलन के लिए लिखा, फिर हमने ब्लॉक ए पे लगाई पहली कंडीशन सिग्मा x बराबर 0, मतलब ब्लॉक ए पे इस प्लेन के अनुदिश, समतल के अनुदिश जितने भी बल लगे हैं उनका बीजीय योग या अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। कौन कौन सा लग रहा है? एक टी लग रहा है, एक म्यू r1 और एक 50 sin 30। ठीक है, तो इक्वेशन बनी टी प्लस म्यू r1 माइनस 50 sin 30 बराबर 0। क्यों? क्योंकि टी और म्यू r1 की सेम डायरेक्शन है और 50 sin 30 की विपरीत है। ठीक है, उसके बाद टी प्लस 0.25 r1 माइनस 25 बराबर 0। तो ठीक है, ये बन गई। इसे मान लो आप पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ब्लॉक ए पे दूसरी कंडीशन लगाओ सिग्मा y बराबर 0, मतलब ब्लॉक ए पर जितने भी ऊर्ध्वाधर दिशा में, प्लेन के ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लग रहे हैं उनका बीजीय योग 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कौन कौन सा लग रहा है? एक r लग रहा है और एक r1 लग रहा है और एक 50 cos 30। तो इक्वेशन बन गई r1 माइनस 50 cos 30 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गई r1 माइनस 50 cos 30 की वैल्यू होती है 43.3 बराबर 0। तो r1 बराबर 43.3। ये आपने मानी दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण में से r1 की वैल्यू अगर पहले समीकरण में रख दो तो पहला समीकरण बन जाएगा t प्लस 0.25, r1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 43.3 माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो तो फाइनल बनेगी t बराबर 14.175 न्यूटन। ठीक, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन, तीसरा समीकरण। अब ब्लॉक बी का संतुलन के लिए लगा दो इक्वेशन। ब्लॉक बी के संतुलन के लिए, ठीक है, ब्लॉक बी के संतुलन के लिए। ठीक, ब्लॉक बी के संतुलन के लिए ब्लॉक बी पे लगा दो सिग्मा x बराबर 0, मतलब ये जो ब्लॉक बी का प्लेन है इसके अनुदिश जितने भी बल लग रहे हैं ब्लॉक बी पर उनका बीजीय योग 0 होना चाहिए, अलजेब्रिक सम। तो कौन कौन सा लग रहा है? w sin 45 t और म्यू r2। ठीक है, तो इक्वेशन बनी w sin 45 प्लस म्यू r2 माइनस t बराबर 0। ठीक है, w sin 45 और म्यू r2 की सेम डायरेक्शन है इसलिए प्लस कर दिया, t की विपरीत है इसलिए माइनस कर दिया। ठीक, बराबर 0। ठीक, ये हो गई 0.707 w, म्यू की वैल्यू 0.25 थी तो 0.25 r2 और t की वैल्यू इक्वेशन 3 से रख लो यहाँ पे, तो ये हो गई 14.175 बराबर 0। ठीक, और ये इक्वेशन, ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, कितनी इक्वेशन हुई? 3। ये बन गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक बी पर सिग्मा y बराबर 0 लगा दो। ठीक है, सिग्मा y बराबर 0 मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में, प्लेन के ऊर्ध्वाधर दिशा में बॉडी के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं? r2 लग रहा है, w cos 45 r2, w cos 45 और कोई नहीं लग रहा है, तो r2 माइनस w cos 45 बराबर 0। तो r2 माइनस 0.707 w बराबर 0, तो r2 बराबर 0.707 w। ठीक, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 5 मान लो इसे। ठीक, उसके बाद जो इक्वेशन 4 थी आपकी वो क्या थी? 0.707 w प्लस 0.25 r2 माइनस 14.175
175 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0.707W प्लस 0.25 R2 की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये होगी 0.707W माइनस 14.175 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद जब आप करोगे ये तो ये पूरी हो जाएगा 0.8838W माइनस 14.175 बराबर 0। तो W बराबर 14.175 अपॉन 0.8838। ठीक है, अब ये बनेगा W बराबर 16.04 न्यूटन। ठीक, तो ये ब्लॉक बी का वजन आपका निकल आया। जो इतना वजन आपको कम से कम इतना वजन होना चाहिए ब्लॉक बी का कि ब्लॉक ए नीचे की ओर ना फिसले। ठीक है बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, न्यूमेरिकल समझ में आया हो अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। गुड बाय।